हेलो एवरीवन। आज डेट है 18 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उड़ीसा पोर्ट को लेकर के। तो यूक्रेन कंट्री जो है उसके सर्दर्न पार्ट पर और ब्लैक सी के नॉर्दर्न पार्ट पर लोकेटेड है एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट के रूप में उड़ीसा पोर्ट। इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जो उड़ीसा रीजन है इसको कभी कभी अलग अलग नामों से भी बोला जाता है, जैसे कि पर्ल बाई द सी, सर्दर्न कैपिटल, उड़ीसा मामा, ये कुछ अदर इसके इम्पोर्टेंट नेम है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 25th मीटिंग के टाइम में। उन्होंने ये बोला कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज जो किसी अदर कंट्रीज के साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं जिन स्टेट के, तो उन स्टेट को अपने लेवल पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर एरियाज की मेंटेन करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो हमारे ईस्टर्न पार्ट पर स्टेट लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये इसके पार्ट है, उड़ीसा। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। तो स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस किया गया कि बीएसएफ के साथ साथ में जो स्टेट है उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोल प्ले किया जाना चाहिए बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईस्टर्न जोनल काउंसिल। मीन्स जोनल काउंसिल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो जोनल काउंसिल है इनको 1956 में एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उस एक्ट के अंडर जो है जोनल काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया। पूरे कंट्री में एक यूनिटी, एक इंटीग्रिटी, एक इंटीग्रेशन इन सभी को मेंटेन करने के लिए। मतलब जोनल काउंसिल जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें क्या किया गया है, जोनल काउंसिल का जब फॉर्मेशन किया गया तो पूरे इंडिया को अलग अलग काउंसिल में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्दर्न काउंसिल, सर्दर्न काउंसिल, ईस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न काउंसिल एंड सेंट्रल काउंसिल। तो मीटिंग हुई है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की। अब एक वर्ड और आप बार बार सुनते होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो डिफरेंट है जोनल काउंसिल से। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो फॉर्मेशन है वो 1971 में एक एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। और जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को लेकर के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को अपना एक जजमेंट दिया था, उसको लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली थी बिल्किस बानो ने कि आप अपना जो भी आपका स्टेटमेंट था, जो भी आपके ऑर्डर थे उसको आप रिव्यू कीजिए। आप सभी को पता है कि 2002 में जो केस हुआ था गुजरात रियोट जो हुए थे उसमें एक इशू देखने को मिला था। बिल्किस बानो की फैमिली को मार दिया गया था और बिल्किस बानो के खिलाफ में गैंगरेप यहाँ पर देखने को मिला था, जिसमें 11 कन्विक्ट जो थे उनको पनिशमेंट दी गई थी। लेकिन कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर ये देखने को मिला, सॉरी इसी साल ये देखने को मिला कि गुजरात जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन 11 कन्विक्ट्स को अर्ली रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रिजल्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, जो भी यहाँ पर कन्विक्ट को जो भी अर्ली
रिलीज किया गया है उसमें बेसिक बैकग्राउंड रखा गया है गुजरात की 1992 की जो कन्विक्शन पॉलिसी है उसके बेसिस पर, क्योंकि 2008 में यहाँ पर पनिशमेंट मिला तो बाद में जो उनकी कन्विक्शन पॉलिसी है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, जो पहले की जो पॉलिसी है वो ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। और उसी के बेसिस पर 14 ईयर उनकी पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद में उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। लेकिन अर्ली रिलीज में बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि जिन कन्विक्ट्स को रिलीज किया गया है उन्होंने जो क्राइम किया है उसकी वो दोबारा एबल नहीं होने चाहिए उस क्राइम को करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी कन्विक्ट्स हैं वो फिजिकली एबल हैं नेक्स्ट टाइम भी अगर इस तरीके का इशू सोसाइटी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जो रिलीज किया गया है उसकी वजह से सोसाइटी में एक गलत मैसेज जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर गैंगरेप के वो कन्विक्ट थे उनको रिलीज किया गया है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो देखने को मिले। और मेन जो पर्सन जो बिल्किस बानो है उन्होंने यहाँ पर रिव्यू डाला, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि देखो जो पॉलिसी जिसके बेसिस पर यहाँ पर उनको रेमिशन दी गई है, उनको अर्ली रिलीज किया गया है, वो सही है, वो प्रोसीजर सही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश इस केस को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि जो पॉलिसी जो पहले बनी हुई थी जिस टाइम रिजल्ट आया उसी को यहाँ पर ध्यान में रख के उनको अर्ली रिलीज किया गया है। लेकिन बिल्किस बानो का ये मानना है कि देखो महाराष्ट्र में इसकी सुनवाई हुई थी, वहीं पर इसका रिजल्ट आया, तो महाराष्ट्र की जो कन्विक्शन पॉलिसी है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो उनकी जो रिव्यू पिटीशन है उनको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, लेकिन बिल्किस बानो ने साथ ही साथ में रिट पिटीशन भी अप्लाई कर रखी है। अब उस पर क्या रिजल्ट आएगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए न्यूज़ पेज पर, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लेकर के देखो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही हमने डिस्कस किया कि जो हमारे सीजीआई है उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे पॉपुलेशन के पीपल के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रखे हैं लॉ मिनिस्टर ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और उनके सामने कितनी पेंडेंसी है वर्क की उसके बारे में यहाँ पर रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर पिटीशन के ऊपर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर फोकस करना चाहता है, लेकिन जो पेंडेंसी वर्क है वो पहुँच जाता है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होती जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो सीजीआई है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के इम्पोर्टेंट बात रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मोरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो डेली लाइफ है उसको भी एक तरीके से मॉडिफाई या फिर रेगुलेट कर सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें फोकस किया जाना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो लाइफ है या जो हमारा मोरलिटी है, हमारे जो एथिक्स हैं वो इससे इफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल को लेकर के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमने स्टार्टिंग का जो पेज है वहां पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो ये इमेज आपको शो हो रही होगी, ये जो रूसिकिल्या रिवर उसका जो माउथ है वहाँ पर अरीबाडा क्या है, मास नेस्टिंग जो होता है, मतलब बहुत सारी संख्या में फीमेल ओलिव रिडल टर्टल्स जो हैं वो आते हैं और यहाँ पर अपनी जो नेस्टिंग है, अपने जो एग हैं उनको ले डाउन करती हैं। ओके तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैप को हम व्यू करेंगे कि रूसिकिल्या रिवर जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर ये देखो ये रूसिकिल्या रिवर है, ये देवी रिवर है, महानदी रिवर है और यहाँ पर ये जो रीजन है वो गहीर माता सेंचुरी है। गहीर माता सेंचुरी जो है वो भितरकनिका सेंचुरी का एक पार्ट है और भितरकनिका सेंचुरी में भितरकनिका नेशनल पार्क है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसके अलावा तो उसमें शामिल है गहीर माता नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क एंड भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गहीर माता मैरीन सेंचुरी जो है वो भितरकनिका नेशनल पार्क का एक पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है गहीर माता जो रीजन है जिसको 1997 में टर्टल सेंचुरी के नाम से भी डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीजन है वहाँ पर ओलिव रिडली सी टर्टल्स जो हैं उनकी मास नेस्टिंग देखने को मिलती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच के रूप में ये लोकेटेड है।
तो यहाँ पर ये जो रीजन है इसके यहाँ पर मास नेस्टिंग देखने को मिल रही है और इसी को बोला जाता है अरीबाडा। ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स है इनका जो नेम है वो इनके कलर के बेसिस पर यहाँ पर डाला गया है। ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो ओलिव रिडले टर्टल्स जो है वो वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में। और ओडिशा की जो गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एरिया है जहां पर ये सी टर्टल जो है वो अपने ब्रीडिंग एरिया के रूप में इसको चूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। और ये जो रीजन है, ये रेड कलर में जो रीजन है, ये मास नेस्टिंग बीचेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो राजस्थान जो है उसका चूरू डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर ताल छापर सेंचुरी है। तो ताल छापर सेंचुरी का जो ESZ रीजन है, मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो टाइम के साथ में श्रिंक हो रहा है, इसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ है। ये जो ताल छापर सेंचुरी है यहाँ पर ब्लैक बक जो है वो पाए जाते हैं, इसके लिए फेमस भी है। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये मुर्शिदाबाद रीजन की बारे में बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बीड़ी वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, मतलब बीड़ी जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। इसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर हम लॉ मिनिस्ट्री का जो ई श्रम पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 21.11 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है वो यहाँ पर टोबैको इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब बीड़ी इंडस्ट्री जो है उसमें काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी संख्या है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसके बारे में बताया गया है कि एकमात्र हॉस्पिटल जो बीडी वर्कर्स को डेडिकेटेड है, 2000 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और जब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी यहाँ से MP थे तब उन्होंने इसको और इसका इनॉग्रेशन किया था। ओके, अब यहाँ पर देखो जो बीडी वर्कर्स हैं टोबैको इंडस्ट्रीज में लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी लाइफ जो है, उनकी हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पावर कट, डॉक्टर की शॉर्टेज और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी भी शॉर्टेज देखने की वजह से ये हॉस्पिटल जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो स्पेसिफिक यहाँ पर फोकस किया गया है कि इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर तैयार किया जाए, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो भी बीडी वर्कर्स हैं, जो भी टोबैको इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, साइंस पेज पर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, देखो नासा जो है उन्होंने फर्स्ट ऐसा इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया है सर्दर्न कैलिफोर्निया से, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें अगर हम डिस्कस करें वर्ल्ड के ओशियन, लेक और रिवर्स, इनका फर्स्ट टाइम एक तरीके से ग्लोबल वाटर सर्वे जो है वो इस स्पेस के थ्रू करवाया जाएगा, जिससे जो भी हमें बेटर रिजल्ट्स हैं और बेटर इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल पाएगी। यहाँ पर देखो एक रिसर्च हुआ है कि बनियान ट्री और जो पीपल ट्री है उनकी लाइफ स्पेन जो है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ उनके जीन्स को लेकर के स्टडी की गई है और ये पाया गया है कि बनियान ट्री और पीपल ट्री के जो जीन्स होते हैं उनमें अडेप्टेटिव इवोल्यूशन देखने को मिला है, मतलब टाइम के साथ में उनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंज किया है और इसी के बेसिस पर इनका ये जो ट्रीज़ है इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च हुआ है, साथ ही साथ में यहाँ पर अलग अलग जीन्स को लेकर के स्टडी की गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, बनियान जो ट्री है उसके 19 जीन्स में से 17 जीन्स जो है वो इस तरीके के पाए गए हैं जो जिनमें अडेप्टेटिव इवोल्यूशन के मल्टीपल साइन ऑफ अडेप्टेटिव इवोल्यूशन जो है उनमें देखने को मिला। मतलब जो नॉर्मल जीन थे, जो रेगुलर जो फाइकस स्पीसीज हैं, जो इस फाइकस स्पीसीज के जो अदर प्लांट्स हैं उनमें जो जीन्स देखने को मिलते हैं उनमें टाइम के साथ में इवोल्यूशन जो है आया है और उसी की वजह से बनियान ट्री और पीपल ट्री जो है वो लॉन्ग टाइम तक रह पाते हैं। इनकी लीफ फॉर्मेशन में, इनके रूट फॉर्मेशन में भी फिर चेंज देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर बताया गया है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंक्रीज हुआ और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन मोड पर चली गई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर और यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जो भी फ्लाइट है उनमें डिलेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्योस क्रिएट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर क्राउड जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। इस आर्टिकल में कुछ बेसिक बात बताई गई है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में कि डेली बेसिस पर बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो यहाँ पर आते और जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया कि जिस तरीके से पैसेंजर इंक्रीज हुए वैसे वैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्यूज जो है वो क्रिएट रहता है। साथ ही साथ में इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बना रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब स्टार्टिंग से ले डाउन किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग अलग एरिया में नए नए एयरपोर्ट को लेकर के। तो इनमें से 9 का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट भी हो चुका है। तो जैसे ही ये एयरपोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश होंगे वैसे ही जो ये प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो 8,000 करोड़ हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एलोकेशन किया है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी की स्टडी की जाए। तो इसके लिए जो आर्मी है उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी ओपन किया है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी साथ ही साथ में पुणे में एक अनदर फैसिलिटी सेंटर लॉन्च किया है। तो मेन फोकस यहाँ पर यह है कि क्वांटम फिजिक्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्वांटम फिजिक्स क्या है, जैसे कि अगर हम डिस्कस करें एक मैक्रो स्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि एक बॉल, एक चेयर और एक पर्सन, उसको कैन बी एट ओनली वन लोकेशन एट ए टाइम विच कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। मतलब क्वांटम फिजिक्स की स्टडी कंप्लीट होती है तो किसी भी चीज को लेकर के एक एक्यूरेट जो लोकेशन है, एक्यूरेट पॉइंट जो है, एक्यूरेट डाटा जो है वो हमारे सामने आएंगे। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है कि अगर हम नॉर्मल लेवल पर देखें कि कैट जो है वो बॉक्स में बंद है और उसको आपको देखना है कि उसने पॉइजनस जो मिल्क है उसको कंज्यूम किया है ना किया है, तो उसको लिए आपको बॉक्स को ओपन करना होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स को अगर हमने इम्प्लीमेंट किया तो इसके बेसिस पर जो एक्यूरेट जो चीज़ है वो आपके सामने डाटा कंप्लीट होंगे। ओके, तो इसी के बारे में बताया गया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसको लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। मतलब जो भी इनकी स्टडी है वैसे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो रिसर्च है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनी जो है वो अपने अपने प्रोडक्ट्स में इसका इंस्टॉलमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इसके साथ में इसके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बताया गया है mRNA वैक्सीन को लेकर के कि क्या mRNA वैक्सीन जो है वो कैंसर से कैसे लड़ सकती है। तो अभी एक रिजल्ट आया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था mRNA वैक्सीन को लेकर के जो कैंसर वैक्सीन बनाई गई मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लेटफॉर्म मेड बाई मॉडर्ना एंड MSD मर्क एंड कंपनी। इन्होंने रिजल्ट शो किए हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है उसकी वजह से देखने को मिले हैं। देखो यहाँ पर जो ट्रायल है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें रखी गई हैं कि काफ़ी कम पेशेंट को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था और इसी के बेसिस पर ये बोला गया है कि जो रिजल्ट है उसको लेकर के स्टडी और ज़्यादा की जानी चाहिए। साथ ही साथ में इस वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन जो है इसमें डेवलप की जाएगी। मतलब स्पेसिफिक पर्सन में क्या इशू है उसके अकॉर्डिंग, उसके जो बेसिक जो इशू हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा, ताकि उसमें जो भी सेल में जो भी इशू हैं, उसके RNA DNA में जो भी इशू हैं, जो भी कैंसर सेल जनरेट हो रही है उनको टारगेट करते हुए ये जो वैक्सीन है वो काम करे और उसका रिजल्ट जो है वो परफेक्ट देखने को मिले। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।